Hello, good morning to all of you. Today I will discuss about electrovalency. So what is the basic meaning or basic feel of electrovalency? Electrovalency is simply defined as number of electron lose or number of electron gain. Number of electron lose or number of electron gain by an element is known as their electrovalency. So बेटा देखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी का बेसिक थीम है, क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज डिफाइंड एज इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एन एलिमेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gain or the number of electron lose by an element is defined as their electrovalency, तो डेफिनेशन क्या है जो आप लोग बुक में लिख के आओगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एलिमेंट इज नोन एज देयर इलेक्ट्रोवैलेंसी। किसी एलिमेंट से जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं या किसी एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, दैट लूज इलेक्ट्रॉन और दैट गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज देयर इलेक्ट्रोवैलेंसी, अगर हम बात करेंगे ग्रुप वन की बात करें, ग्रुप वन की, तो ग्रुप वन में जब बात करेंगे हम तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हों दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इन लोगों की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। कितनी हो गई? 1। ग्रुप टू की जब बात करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेमक्सर BaRa, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है NS2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाती है बच्चों? 2। बात समझ में आई? ग्रुप 13 की जब बात करेंगे तो ग्रुप 13 की जब बात करते हैं तो इसमें आता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या होता है? NS2 NP1। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाती है बच्चों? 3। तो अगर ग्रुप 1 की इलेक्ट्रोवैलेंसी कोई पूछ रहा है, बोल दीजिए 1 है। ग्रुप 2 की इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछ रहा है, बोल दीजिए 2 है। ग्रुप 13 की इलेक्ट्रोवैलेंसी कोई पूछ रहा है, नाउ यू सिंपली से दैट इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और बॉन्डिंग करने में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। दैट्स वाई द इलेक्ट्रोवैलेंसी फॉर 13 ग्रुप इज हाउ मच? 3। इज हाउ मच बच्चों? 3। ओके। नेक्स्ट ग्रुप 15 की बात करेंगे हम। ग्रुप 15 की बात करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो
15 ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, NS2 NP3 NS2 NP3। बात समझ में आ रही है? तो इनके पास NS2 NP3 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? NS2 NP3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ जाएगी? 3। बात समझ में आ रही है? NS2 NP3 ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद कितना हो जाएगा? NS2 NP3। ठीक है, ग्रुप 16 की बात करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलेनियम, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, द जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका जो होता है NS2 NP4। बाय आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 ग्रुप में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 15 ग्रुप में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 देखिए, NS2 NP3 ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से और एक्सेप्ट करके कितने कर लेगा इलेक्ट्रॉन? 6 और 2 8। और 8 एक मैजिकल नंबर है। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 के बराबर हो जाते हैं, वैसे ही एलिमेंट की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। ग्रुप 16 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। तो 6 देखने के लिए NS2 NP4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आएंगे, एक मिनट बेटा, जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाती है? 2। कितनी हो जाती है बच्चों? 2। ग्रुप 17 या इसी को बोलते हैं हैलोजन, हैलो फैमिली। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनके लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी हम देखेंगे। पहले इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जब बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, ग्रुप 15 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 5 है तो 5 बचा, 1 6 है 6 आ गया, 1 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ग्रुप 15 में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इसको बाहर से मिल जाएंगे, 8 हो जाएंगे, इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हो गई। 16 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाएंगे तो ये 8 बना लेगा, तो 2 मिले बाहर से तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। यहाँ ग्रुप 17 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 बाहर से मिल जाएगा तो ये ग्रुप स्टेबल हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका NS2 NP5। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो अगर आपसे कोई कह रहा है नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3, ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रोवैलेंसी, दिस इज द नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड दिस इज द हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 और नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3। नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ गई बच्चों? 3। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर होता है। तो आयनिक कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, किसी आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो आयोनिक कैरेक्टर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर पाया जाएगा आयोनिक बॉन्ड में।
the more ionic character is found in the ionic bond if the difference in electronegativity is more, if difference in electronegativity is more। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ से हम एक छोटा सा पॉइंट निकाल सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डे। जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर पाना चाहते हो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ला करके दिखाओ। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। द मोर आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ये हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फ्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल्स, फ्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल, फ्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। ओके, अब एक छोटी सी बात देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, टॉप से बॉटम पे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और टॉप से बॉटम की ओर आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि बहुत ही अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाना है, एक बहुत ही अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाना है, पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ आपको। यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम से अच्छा मेटल है सोडियम, सोडियम से अच्छा है पोटेशियम, पोटेशियम से अच्छा है रुबिडियम, रुबिडियम से अच्छा है सीजियम। इन सभी में सबसे अच्छा मेटल है, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फ्लोरीन तो हर जगह कॉमन है, तो यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये आपके वहाँ क्वेश्चन आया है आईआईटी में। जितना अच्छा आयोनिक बॉन्ड होगा, फॉर बेटर आयोनिक बॉन्ड टू डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड, पॉजिटिव कंबाइंड विद नेगेटिव टू फॉर्म बेटर आयोनिक बॉन्ड, मेटल कंबाइंड विद नॉन मेटल टू फॉर्म बेटर आयनिक बॉन्ड। तो अगर बेटर आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो मेटल को नॉन मेटल से कंबाइन करो, प्लस को माइनस से कंबाइन करो। तो ये हो गया हमारे पास। ओके, अब हम एक छोटा सा नोट लेंगे। फॉर बेटर आयोनिक बॉन्ड, फॉर बेटर आयोनिक बॉन्ड, अगर एक अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो क्या करना है? अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर आएं और टॉप से बॉटम की ओर जाएं तो यहाँ पे हमें सबसे अच्छा मेटल मिलेगा, बेस्ट मेटल। अगर आपसे कोई कहे कि सर हमें बेस्ट मेटल चाहिए तो उससे बोलो कि पीरियोडिक टेबल में राइट से लेफ्ट की ओर जाए और टॉप से बॉटम की ओर जाए, बिल्कुल बॉटम पे आपको बेस्ट मेटल मिलेगा। नॉन मेटल अच्छा कहाँ मिलेगा? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाए, लेफ्ट से राइट की ओर जाए और बॉटम से टॉप की ओर जाए
तो यहाँ कहीं पे जा कर के आपको अच्छा नॉन मेटल मिलेगा, यहाँ पे नॉन मेटल मिलेगा, और वो भी बेटर, बहुत ही अच्छा नॉन मेटल मिलेगा। और मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो बनाएगी आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगी? आयोनिक बॉन्ड। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि फॉर द बेटर आयनिक बॉन्ड, अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो उसके लिए बेस्ट मेटल लो और बेस्ट नॉन मेटल लो। बेस्ट मेटल कहाँ मिलेगा? राइट से लेफ्ट की ओर आने पे और टॉप से बॉटम पे जाने पर अच्छा मेटल मिलेगा, और लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर और बॉटम से टॉप की ओर जाने पे अच्छा नॉन मेटल मिलेगा। तो मैंने बोला था ना, आयनिक बॉन्ड बनता है कैटायन और एनायन के बीच। बात समझ में आ रही ना बच्चों? आयनिक बॉन्ड बनता है कैटायन और एनायन के बीच, और आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच। अगर बेस्ट आयनिक बॉन्ड बनाना है, फॉर द बेस्ट आयनिक बॉन्ड, तो उसके लिए बेस्ट मेटल हो, और यहाँ पे हम इसको बेस्ट नॉन मेटल कर दे रहे हैं। तो बेस्ट नॉन मेटल हो तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये वाला ग्रुप है ग्रुप 1, और ये वाला ग्रुप है ग्रुप 17। ओके, तो अगर हम यहाँ लिख दें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 फॉर्म्ड बेस्ट आयनिक बॉन्ड, बेस्ट आयनिक बॉन्ड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट आयनिक बॉन्ड। ये गोल्डन वर्ड्स हैं, दिस इज द गोल्डन वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये वर्ड। ओके, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बीच में, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो बेटर देन बेस्ट होगा, बेटर देन बेस्ट होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एनर्जी टर्म इन्वॉल्व, एनर्जी टर्म इन्वॉल्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए कौन कौन सी एनर्जी यूज़ में आती हैं। अब आप सभी लोग अपना दिमाग खोल के बैठ जाएं कि आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी एनर्जी यूज़ में आती हैं। तो अगर आयनिक बॉन्ड बनना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब एक वर्ड आता है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं, समझे बच्चों? एक वर्ड आता है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं। सबसे पहले देखें, एक वर्ड होता है, नोट डाल के लिखेंगे, ये नोट है। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में जो एनर्जी लगी, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट? दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron, energy required to remove the electron from outermost cell from the nucleus of atom, from
फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन एकदम बाहर बैठा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है निगेटिव और यहाँ न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा, तो एक अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन खिंच रहा होगा, और अगर निकालना है इस इलेक्ट्रॉन को तो बाहर से ला करके एनर्जी दे दो तो ये निकल जाएगा। तो बाहर से दी गई एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर से दी गई एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे बोलते हैं नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एनर्जी लगी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा? नॉर्मली एक एटम होगा, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैटायन बन जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। आयोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, और यहीं पे लिख दीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई हमारे पास एक मेटल है, कोई एक एटम है M, गैसियस फेज में, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये बन गया M प्लस गैस, और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब होती है। इतनी एनर्जी लेने के बाद, आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्री होता है, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये एनर्जी जो होती है ये एब्जॉर्ब होती है। ये एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एनायन। फॉर्मेशन ऑफ एनायन। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे हमारे पास X गैस है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला M से M प्लस बना तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, उसी इलेक्ट्रॉन को इसको पिला दो, मतलब इसको लाकर दे दो, और फिर ये क्या बन जाएगा बच्चों? X माइनस गैस। X माइनस गैस। और ये एनर्जी जो है ये रिलीज होती है। क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये रिलीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। लैटिस वो कैसे होगा? M गैस प्लस X माइनस गैस। अब इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है निगेटिव है तो ये अनस्टेबल होंगे, तो इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे ही M प्लस X माइनस से मिलेगा तो MX सॉलिड बन जाएगा, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और ये एनर्जी जो होती है क्या होती है? रिलीज होती है। ये एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो आयोनिक बॉन्ड को बनाने में 3 तरह की एनर्जी लगती है। अगर आप आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहते हो तो 3 तरह की एनर्जी आप लगा सकते हो। आप लगा नहीं सकते हो, सॉरी, लगाना ही पड़ेगा। वो पहली एनर्जी कौन सी है? आयोनाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दूसरी कौन सी है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये रिलीज होती है। तीसरी कौन सी है? लैटिस, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस या लैटिस एनर्जी, ये भी क्या होती है? रिलीज होती है। और आप सभी लोगों को बच्चों पता है कि एनर्जी
एनर्जी डिपेंड करता है 1 अपान स्टेबिलिटी पे। एनर्जी डिपेंड करता है 1 अपान स्टेबिलिटी पे। एनर्जी का कंटेंट जहाँ पे ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी वहाँ पे कम होगी। तो आप फॉर्मेशन ऑफ कैटायन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये होती है एब्जॉर्ब, और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों? डाउन। लेकिन जब आप फॉर्मेशन ऑफ एनायन की बात करते हो तो एनायन जब बनता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये रिलीज़ होती है, यानी सिस्टम से एनर्जी निकलेगी तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट छोटा होगा, और जब सिस्टम का एनर्जी कंटेंट छोटा होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, यहाँ पर भी लैटिस एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो सिस्टम का कंटेंट छोटा होगा और स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड को बनाने के लिए 3 तरह की एनर्जी लगती हैं। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज़ होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हो उतनी ही अच्छा है। आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम हो, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो एब्जॉर्ब एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। और एनायन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा होगी तो रिलीज एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और रिलीज एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि सिस्टम ने एनर्जी रिलीज़ कर दिया ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। फिर उसके बाद है लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? लैटिस एनर्जी। तो अब हम लोग यहाँ पे इस बात को समझ लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों कि आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने पे एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा, एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में सबसे पहली बात आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये जितनी कम हो लेस उतनी ही अच्छी है। सेकेंड एनर्जी कौन सी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एनर्जी रिलीज होती है, और अगर रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो जाए, मोर, अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट घट जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा लैटिस एनर्जी, ये भी रिलीज होती है, तो रिलीज लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा हो उतनी ही अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस, जेई एडवांस एंड एम्स लाइक क्वेश्चन एंड एम्स। अगर आपसे कह रहा है कि एक अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनाना है, उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा, तो आप शांति से बोल दो आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी इससे एनर्जी कंटेंट सिस्टम का बढ़ेगा। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज़ हो रही है, जितनी ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगी उतना एनर्जी कंटेंट छोटा हो जाएगा, और एनर्जी कंटेंट छोटा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लैटिस एनर्जी कंटेंट, लैटिस एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो जितना ज़्यादा रिलीज़ हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिलीज़ होगी सिस्टम का एनर्जी कंटेंट उतना ही छोटा हो जाएगा और वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे फॉर बेटर एंड बेस्ट आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, कौन सी एनर्जी कम,
नाउ यू सिंपली से दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर एंड लैटिस एनर्जी इज मोर। बात समझ में आ रही बच्चों? लैटिस एनर्जी इज मोर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। ये बात हमारे लिए कैसे होगी बच्चों? क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज की डेट का इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटर आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए कि ज़्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक तरह की एब्जॉर्ब एनर्जी है और जितना कम एब्जॉर्ब होगा उतना ही अच्छा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हो उतनी अच्छी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी ये दोनों रिलीज एनर्जी हैं, जितनी ज़्यादा रिलीज हो उतना ही अच्छा है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चंस ऑफ द डे, दैट इज टुडे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है जेई एडवांस 2017 में, जेई एडवांस 2017 में क्वेश्चन आया है कि कौन कौन सी एनर्जी ज़्यादा है और कौन सी एनर्जी कम होनी चाहिए एक आयनिक बॉन्ड को बनाने में। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से।